नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ही देश का चुनावी समीकरण सेट करने वाला है? बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि हिंदू एकता का मंत्र सियासी विरोधियों को षड्यंत्र क्यों लग रहा है। देश का मूड मीटर में आज आपको यह भी बताएंगे कि भारत के साथ साथ अब किस देश ने जिनपिंग को रोड पर ला दिया है। लेकिन शुरुआत चुनाव में रेवड़ियों की गारंटी देने वाले नेताओं के यू टर्न के साथ। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का कांग्रेसी घोषणा पत्र आपको याद होगा। कांग्रेस ने देश की जनता से छप्पर फाड़ वादे किए थे और देश की जनता को 25 गारंटियां दी थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 उम्मीदवार जीते भी। राहुल गांधी की खटाखट वाली गारंटी का फायदा लेने के लिए यूपी में महिलाओं ने चुनाव के बाद कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लाइन लगा दी थी और खूब बवाल हुआ था इसको लेकर। आज ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? असल में कांग्रेस की चुनावी गारंटियां अब उनके पार्टी के अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चुभ रही है और उन्होंने ही एक तरीके से इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और जिसका मैसेज यह है कि चुनावों में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस जिन चुनावी गारंटियों का सहारा ले रही है वो सही में पूरा की जा सकती है या नहीं, इस पर खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी भरोसा नहीं है कि जो गारंटी दी जा रही है चुनावी घोषणा पत्रों में ये इसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं। खड़गे ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर तब मुंह खोला है जब कांग्रेस इसी हफ्ते महाराष्ट्र का अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान सुनाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले खड़गे को ऐसी क्या बात समझ में आ गई कि उन्होंने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये वीडियो देखिए जिसमें बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनकी बाईं ओर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और दाहिनी ओर कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार हैं, डीके शिवकुमार। कांग्रेस के तीनों नेता कर्नाटक से हैं, इसलिए आपस में कन्नड़ में बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत का हिंदी अनुवाद भी सुनिए जो कि हम आपको टेक्स्ट के रूप में लिखकर दिखाएंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि इनके बीच जो हंसी ठिठोली नहीं बल्कि एक गंभीर चुनावी चर्चा हो रही। जरा खड़गे और शिव कुमार के बीच की बातचीत को जरा सुनिए। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। तो आपने खड़गे और कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो पूरी बातचीत हो रही थी उसको अगर आपने गौर से सुना होगा तो इस बातचीत में एक तरफ कर्नाटक का जिक्र है जहां उनकी सरकार है और दूसरी ओर महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है जहां अगले हफ्ते मतदान होने वाले हैं और कांग्रेस को जिस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। इस बातचीत का अंदाज थोड़ा कई बार आपको लग रहा होगा कि कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें जो बात हो रही थी वो बहुत गंभीर बात थी। और इस बातचीत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है
कि खड़गे कांग्रेस की गारंटी वाली पॉलिटिक्स का खतरा समझ चुके हैं। खड़गे भी शायद ये समझ चुके हैं कि सत्ता हासिल करने की बेचैनी में कांग्रेस ऐसी चुनावी गारंटियों का ऐलान कर रही है जिसे पूरा करना संभव नहीं है, और उसे पूरा करने की जिद अगर की गई तो राज्य कंगाली के रास्ते पर चल निकलेगा। खड़गे ये भी समझ चुके हैं कि खटाखट गारंटी वाली स्कीम शॉर्ट टर्म में तो कहीं कहीं फायदा करा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की गारंटी आप कर देंगे और अगर आपके पास आपका सारा फंड इन गारंटियों को पूरा करने में ही अगर खत्म हो जाएगा तो आप विकास की योजनाओं पे क्या खर्च करेंगे? और जब विकास नहीं होगा, सड़क, बिजली, पानी और इंडस्ट्रीज, तब तमाम चीजें अगर नहीं लगेंगी तो आने वाले समय में इसका नुकसान कांग्रेस के आने वाली भावी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। हो सकता है ये चुनाव तो जीत जाएं, लेकिन आने वाले चुनाव में हमारा एक पर्दाफाश हो जाएगा कि भाई ये सरकार नाकाम साबित हुई है और इसके रिजिम में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो अगर ऐसी गारंटी हम दे रहे हैं जिससे कि राज्य का नुकसान भी हो जाए और भविष्य में भी हमारी पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़े, तो इस तरह की गारंटी क्यों देनी? ये बात वो समझ रहे हैं, इसलिए वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने कोई महाराष्ट्र में कोई 2, 4, 5 गारंटी या 10, 20 गारंटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहले राज्य के बजट का आकलन होना चाहिए और उसके बाद कितनी गारंटी दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। खड़गे इस नतीजे पर आखिर क्यों पहुंचे, इसकी भी वजह जान लेनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये उनके मन में पैदा हुआ, असल में उन्होंने अपने आसपास और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और जहां इस तरह की गारंटियां दी गई वहां क्या हालत है, इसको देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें घोषणा पत्र में गारंटी शामिल करना चाहिए या नहीं। बात पिछले साल मई की है, जब कर्नाटक में प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। पिछले 30 सालों में कर्नाटक में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी। 43% वोट मिले थे, 43% वोट, और कांग्रेस को 136 सीटें मिली। इसे कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटियों का नतीजा बताया गया। 5 चुनावी, और ये 5 चुनावी गारंटियां क्या थी? इसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को 2,000 रुपए महीना दिया जाना था। युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए, अन्न भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल, और सखी योजना में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, और गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। अब आप सोचिए, इतनी सारी फ्री चीजें, इसका वादा किया गया चुनावी घोषणा पत्र। कर्नाटक के बाद हिमाचल में चुनावी गारंटी योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई और कांग्रेस ने इसे चुनावी जीत का फॉर्मूला मान लिया, और 5 गारंटियों के ऐलान को कांग्रेस ने साल भर के अंदर 25 गारंटी तक पहुंचा दिया। जब लोकसभा चुनाव हुए तो आपको पता ही है, उनके घोषणा पत्र में 25 गारंटियां थी, जो कि कई बार सुन समझ के ही लग रहा था कि यह करना संभव है भी क्या। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों पर जनता ने इसलिए भरोसा कर लिया क्योंकि डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा था कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए सरकार से बजट से पहले ही अलग कर लिया है। लेकिन उसकी हकीकत अब सामने आ रही है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि गारंटी योजना के खर्च के कारण इस साल कर्नाटक में नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते। आप सोचिए, एक तरफ तो आपने कहा कि हमारे पास इसके लिए अलग से पैसे हैं, और अब कहा जा रहा है कि हमने इन गारंटी योजनाओं को पूरा करने में इतना पैसा खर्च कर दिया कि अब हमारे पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, विकास की योजनाओं के लिए पैसा नहीं। कर्नाटक में दी गई 5 गारंटियों में गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए देने में सिद्धारमैया सरकार के पसीने छूट रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम शिव कुमार ने इशारा किया है कि सखी गारंटी योजना, जिसके तहत कर्नाटक की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं, उनके लाभार्थियों में भी कटौती करने की जरूरत है। कांग्रेस की गारंटी के चक्कर में कर्नाटक की हालत कितनी खस्ता हो गई है, एक बार उसको भी समझिए।
कर्नाटक पर कर्ज बढ़कर 5,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब आप सोचिए, और कहा जा रहा है कि ये 6,65,000 प्रोजेक्टेड है, 5,78,000 तो हो चुका है, अभी इस साल बढ़ के 6,65,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। और कर्नाटक का 2023-24 का जो बजट है, इसमें कुल कमाई 2,63,000 करोड़ और खर्च कितना है? 3,47,000 करोड़। आप सोचिए, कहते हैं ना कि जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाली बात है। 2,63,000 करोड़ की कमाई और खर्च 3,47,000 करोड़। नतीजा क्या है? 83,000 करोड़ रुपए का बजट घाटा पहुंच गया, 83,000 करोड़। जबकि कर्नाटक सरकार इस साल 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। इसके बावजूद बजट घाटा पूरा नहीं हो रहा है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस अपनी 5 गारंटियां और जारी रखेगी तो कर्नाटक का बजट घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। 1,14,000 करोड़, यानी कि जो बजट का करीब करीब 35 से 40% हो जाएगा कुल बजट, अभी ही 21% के आसपास। और अगर ऐसा हुआ तो वही होगा जो खड़गे कह रहे हैं। सड़क बनाने की बात तो छोड़िए, उस पर रेत डालने के भी पैसे कर्नाटक सरकार के पास नहीं बचेंगे। हिमाचल की हालत भी कर्नाटक जैसी है, जहां जनता को गारंटियां तो खूब दी गई, कांग्रेस सरकार में आई, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या है वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। यहां सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रहा, नौकरियों में कटौती की हालत है, और भी न जाने कौन कौन सी दिक्कतें होंगी जिसे हिमाचल सरकार छिपा रही। उसे लग रहा है कि किसी तरीके से बची खुची इज्जत बचाओ, क्योंकि पहले ही वो एक्सपोज हो चुकी है कि लोगों को समय से न वेतन मिल रहा है, न बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है। यानी ये साफ है कि हर गुजरते दिन के साथ कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस सरकारों की मुश्किलें बढ़ रही है। उनकी चुनावी गारंटियों के बंद होने का खतरा बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यही सब गिनाकर महाराष्ट्र में समझदारी से चुनावी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल से सबक लेने को तैयार है? कुर्सी के लालच में आसमान से चांद तोड़कर लाने का जो वादा कांग्रेस कर रही है, उसको आगे भी चुनावों में करती रहेगी या उससे तौबा करेगी? राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं, पता नहीं। क्योंकि जो बात खड़गे को समझ में आ रही है, पार्टी अध्यक्ष को समझ में आ रही है, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता को नहीं समझ में आ रही। ये बात गले से नहीं उतरती। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जानबूझकर चुप बैठे हुए। खटाखट गारंटी पॉलिटिक्स के चक्कर में राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, यह बात अब लोगों की समझ में आने लगी। राहुल गांधी समझे या ना समझे, और शायद हरियाणा के नतीजों में इसका संकेत भी मिल गया, और खड़गे भी शायद यही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से यह भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की चुनावी फाइट में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं, इसीलिए कांग्रेस को अपने चुनावी गारंटियों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। और एक बात तो और साफ है कि कांग्रेस की चुनावी गारंटियां एक चुनावी जुगाड़ की तरह है, जिसका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से एक बार सत्ता हासिल कर लेना है। इस जुगाड़ वाली सोच में जनता की भलाई और राज्य के विकास का कोई विजन नहीं है। और यह बात कर्नाटक और यूपी के उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और यह साफ साफ समझ में आने लगा है। आप देखिए, दोनों राज्यों ने बड़ा कर्जा ले रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप देखिए 7,69,000 करोड़ ये यूपी पर कर्ज है, लेकिन इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा यूपी सरकार अपनी विकास की योजनाओं पर खर्च करती है। पब्लिक को मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगाई जा रही है इससे। जबकि कर्नाटक और हिमाचल मोटा कर्ज लेने के बावजूद विकास की दौड़ में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों राज्य कर्नाटक और यूपी के अगर आप विकास दर को देखेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे समझ जाएंगे। 8.4 यूपी के विकास दर है और 8.2 कर्नाटक की विकास दर, जबकि कर्नाटक यूपी के मुकाबले बहुत समृद्ध राज्य और उसकी विकास दर हमेशा से बेहतर रही। लेकिन अगर आप इसी मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़े रहेंगे और जनता को मुफ्तखोरी की आदत लगाते रहेंगे तो इसका खामियाजा देर सवेर आपको भुगतना पड़ेगा।
अब देखना यह है कि खड़गे के चेतावनी के बाद राहुल और कांग्रेस गारंटियों के नाम पर जो भूल कर रहे हैं उसे सुधारते हैं या नहीं। तो अब देश का मूड मीटर में एक दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि चुनाव में झूठे वादा करना आसान है और कांग्रेस को पता है कि वो वादे पूरा नहीं कर सकती, ये वादे पूरा करना मुश्किल है। पीएम ने लिखा है कि वो चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे करते हैं और वो अपने वादे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में इस बात को लिखा है और उन्होंने कहा है कि पीएम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें विकास की हालत बहुत ही बदतर है। देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा, द कांग्रेस पार्टी इज रियलाइजिंग द हार्ड वे दैट मेकिंग अनरियल प्रोमिसेस इज इजी बट इंप्लीमेंटिंग देम प्रॉपरली इज टफ। वो कह रहे हैं कि और इम्पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संभवतः उसको आखिरकार उसे समझ में आने लगा है कि इस तरह के वादे, लोक लुभावने वादे कर देना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल ही नहीं, कई बार इम्पॉसिबल है, असंभव है। और ये कह रहे हैं कि कैंपेन आफ्टर कैंपेन दे प्रॉमिस थिंग्स टू द पीपल विच दे ऑल्सो नो दे विल नेवर बी एबल टू डिलीवर। तो जानते हैं कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव दर चुनाव वो इस तरह के वादे कर रहे हैं लोगों से जो कि वो कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, बावजूद इसके वो काम कर रहे हैं। नाउ दे स्टैंड बैडली एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और अब वो लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। और शायद वही बात जो हमने कहा कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरह के हालात दिखे, और उन्होंने बहुत लंबा पोस्ट किया है और उस देखिए उन्होंने भी कर्नाटक और हिमाचल दोनों ही राज्यों का जिक्र किया है। इन कर्नाटका कांग्रेस इज बिजियर इन इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स एंड लूट इंस्टेड ऑफ इवन बॉदरिंग टू डिलीवर ऑन डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस अपने पार्टी की अंदरूनी कलह में ही परेशान है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर क्या हो रहा है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि वो रोल बैक कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनकी, उसको भी रोल बैक कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंप्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही। और तेलंगाना के बारे में कह रहे हैं कि फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द वेवर दे प्रॉमिस्ड। उन्होंने कहा कि जो किसानों को जो उन्होंने कहा था कि लोन माफी कर दी जाएगी, उसके लिए उसका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो कांग्रेस शासित जो अलग अलग राज्य हैं वहां क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, तब भी उन्होंने बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह उन्होंने कहा था कि 5 साल में वो देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां पर कि कांग्रेस ने जनता को चीट किया है या जनता को जो कहा उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि वो असल में उसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अब उस बयान के विश्लेषण का जिसकी आज के पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा है और हल्ला है। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि कैसे राजनीतिक अखाड़ों में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों की रेस लगी हुई। तो आज की सियासत में अगर किसी एक बयान की सबसे ज्यादा गूंज है और सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सियासत में एक ग्रुप इस बयान को लहर बता रहा है तो विपक्षी धड़ा इसे जहर साबित करने में तुला हुआ है। जो लहर मान रहे हैं वो इसके सहारे यूपी का उपचुनाव क्या 27 और 29 के जरिए 29 का एक तरीके से मझधार भी पार कर लेना चाहते हैं और उसे जीतने का दम भर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना बड़ा एक तुरुप का इक्का है कि इस उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 27 के विधानसभा चुनाव में भी, और बहुत मुमकिन है कि फिर 29 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक ये नारा जिंदा रहे और तब तक उन्हें ताकत देता रहे। अब जब सत्ता पक्ष को इस बयान पर इतना भरोसा है और इतनी उम्मीद है तो विपक्ष इसकी काट तो निकालेगा ही। इसीलिए समाजवादी पार्टी वाले आज योगी के बयान के खिलाफ
जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला नारा लेकर आए। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बयान पर एक लंबी कड़ी है, पूरे जिस तरह के पोस्टर्स उन्होंने जारी किए हैं उसके, और वो सारे काउंटर अटैक मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। तो जरा देखिए एक बार बटेंगे तो कटेंगे जब नारा आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर आया जिसमें लिखा हुआ था 27 का सत्ताधीश। और 27 का सत्ताधीश का मतलब एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि 27 में सत्ता के असली दावेदार और सबसे प्रबल दावेदार, सबसे ताकतवर दावेदार वही है। 27 के सत्ताधीश के तौर पर अखिलेश की फोटो लाल टोपी में, और इस तरीके से उन्होंने इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि 27 में उनकी सबसे बड़ी दावेदारी है उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर। तो बटेंगे तो कटेंगे, इस 27 का सत्ताधीश तो आया, इसकी थोड़ी चर्चा हुई, जरा आगे दिखाइए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी को संभवतः लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, ये 27 का सत्ताधीश ठीक नहीं जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे के साथ। तो उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया और एक नया पोस्टर लगा। तो 27 के सत्ताधीश अब हेडर में चला गया ऊपर, और नीचे एक नया नारा जुड़ गया उसमें। और वो नया नारा क्या था कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब आप देखिए कि 27 के सत्ताधीश से उन्हें लगा कि उसमें एक तरह का अहंकार दिखता है, उसमें एक एरोगेंस झलकता है, इसलिए उनको लगा कि शायद ये लोगों को बहुत मजा नहीं आएगा। और उनका जो असली जो नारा है, जिसने लोकसभा में मिरेकल जैसा किया है, सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई है, वो पीडीए वाला नारा, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, ये वाला नारा पीछे तो नहीं छूट जाएगा 27 के सत्ताधीश के चक्कर में। तो उन्होंने क्या किया, 27 के सत्ताधीश को तो ऊपर रखा उन्होंने हेडर के तौर पे, लेकिन उन्होंने पीडीए को यहां ले आया, तो वो लेकर आ गए। और साथ में न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। उनको लगा कि बटेंगे तो कटेंगे का सही जवाब यह होगा कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसमें अपना पीडीए वाला वोट बैंक भी है और साथ में बटेंगे तो कटेंगे का जवाब भी है। लेकिन यहां पर एक और चीज, बहुत मैं एक साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों पिछले एक हफ्ते में इस एक नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नारे आ गए। उसके बाद ये आपको शायद बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये दीपावली के मौके पे अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया था, एक्स पोस्ट पे उन्होंने डाला था। 27 के सत्ताधीश का नारा एक बार फिर से उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपको बता रहा था, जरा आगे दिखाइए, जो अगला पोस्टर आया उसमें वो कहानी आपको दिखेगी। अब जरा आप देखिए, आज जो पोस्टर लगाया गया है उसमें है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये समझिए कि यहां पर 27 के सत्ताधीश गायब हैं, और पहले तो 27 के सत्ताधीश आए, उसके बाद 27 के सत्ताधीश को ऊपर हेडर के तौर पर डाल दिया गया, और उसमें आ गया कि बटेंगे तो कटेंगे, और पीडी का जवाब के तौर पे न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। और आज जो पोस्टर आया है उसमें 27 का सत्ताधीश गायब है, अब सिर्फ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये न बटेंगे न कटेंगे और पीडीए के संग रहेंगे, इसकी जगह जुड़ेंगे तो जीतेंगे क्यों आया? क्योंकि असल में न बटेंगे न कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का ही एक रूप है। तो उनको लगा कि जो नारा बीजेपी लगा रही है, जाने अनजाने में हम भी उसी नारे को दोहरा रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई ये गलती हो गई, इससे तो वो जो कह रहे हैं वही बात हम जनता को बता रहे हैं, वही बात, उन्हीं की बात तो हम फैला रहे हैं, नारा उनका है, दोहरा हम रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद ये गलत हो जाएगा। तो उनको लगा कि नहीं, एक नया नारा ढूंढना चाहिए, और उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे की जगह उन्होंने एक नया नारा इजाद किया, आज जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये कितने दिन चलेगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उन्हें लगे कि नहीं ये पीडीए फिर से छूट गया, तो पीडीए की तलाश में फिर से कोई दूसरा नया नारा ले आए। लेकिन कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत लोगों के बीच जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, और बाकी बड़े नेता भी इसको दोहरा रहे हैं, बीजेपी के लिए एक तरीके से वॉर क्राई जैसा हो गया है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में बेचैनी है, और उनको लगता है
कि इस नारे की कोई मुकम्मल काट की जरूरत है। एक ऐसा नारा उन्हें चाहिए जो इसका जवाब हो, और वो नारा क्या होगा उसकी तलाश में उन्होंने 5 नारे गढ़ लिए, लेकिन अभी तक वो नारा मुकम्मल नहीं हुआ है। हो सकता है ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कुछ दिन चले, लेकिन ये चलेगा पक्के तौर पे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में ये 5 बार बदल चुका है। तो ये तो हुई उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात और नारों की बात। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार हिंसा के बीच हिंदू एकता के लिए जो सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला मंत्र दिया था, आज वो मंत्र विरोधियों को बंटवारे वाला सियासी षड्यंत्र लग रहा है। विपक्ष तिलमिला रहा है तो बीजेपी मान रही है कि तीर कारगर है और एकदम सही निशाने पे लग गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। क्योंकि ये बेचैनी तो दिख रही है, एक बौखलाहट तो दिख रही है विपक्षी खेमे में कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा लोगों को अपील कर रहा है, और इसलिए उनको लगने लगा है कि इसकी काट ढूंढनी है, और ये बात बीजेपी भी समझ गई। इसीलिए पार्टी ने इस नारे को एक नीति के तौर पर आगे बढ़ाने का मिशन जैसा शुरू कर दिया है, और वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहा है एक बार जरा वो भी देखिए। महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सोचिए, महाराष्ट्र में जाकर कहना, प्रधानमंत्री मोदी का इस बात को दोहराना, यह बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है इसमें कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक तरीके से जो योगी ने कहा उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने जैसा था, और मोदी के इस बयान को, योगी के बयान को के आगे की कड़ी के तौर पर देखा गया। इसके बाद बीजेपी को जिस संघ से वैचारिक शक्ति मिलती है, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होशवाले ने मथुरा में एक बैठक करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने भी सीएम योगी के इस नारे का समर्थन किया। होशवाले ने कहा कि योगी के नारे से एकता का भाव मिलता है। योगी के बयान के बाद हरियाणा चुनाव से पहले हरियाणा चुनाव से पहले योगी का बयान आया था, 26 अगस्त के दिन ये बयान आया था पहली बार, और हरियाणा के रिजल्ट में इसका असर तलाशा जाने लगा कि क्या योगी ने जो कहा क्या वाकई उसका हरियाणा के चुनाव पर उसका असर पड़ा। और उसका नतीजा यह है कि चुनावी दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र के मुंबई में और कई जगहों पे सड़कों पर बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग लग गए। दूसरी तरफ झारखंड में जहां चुनाव हो रहा है, यहां भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की एंट्री हो चुकी है। और अभी दीपावली के दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन किया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब एकता की बात की जाती है तो लोग उसे गलत संदर्भों में पेश करते हैं और उसको एक डिविसिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, उसको एक बांटने वाली, बंटवारे वाली पॉलिटिक्स कहा जाता है। जबकि एकता की बात करना तो अच्छी बात, अच्छा ही है, लेकिन इसका गलत मकसद अर्थ निकाला जाता है। अब एक बार फिर से यूपी की तरफ आते हैं। ये लोकसभा चुनाव के बाद हर मसले में विपक्ष जाति खोजने में व्यस्त हो जाता था, और चूंकि उन्हें लोकसभा चुनाव में इस बात का अंदाजा मिल गया था कि जाति का कार्ड आज भी वैलिड है, और जैसा कि कहा जा रहा था कि कास्ट पॉलिटिक्स के दिन लद गए, वो ऐसा है नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिली उसमें पीडीए और कास्ट पॉलिटिक्स का बड़ा रोल माना गया। लेकिन योगी के इस बयान ने जातिगत राजनीति करने वाले को एक झटका दे दिया है, और सबसे अहम बात है वो छवि की। योगी आदित्यनाथ को शुरुआत से हिंदुत्व की राजनीति में एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता रहा, इसीलिए बुलडोजर, बुलेट एक्सप्रेस और उसके बाद योगी का ये बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि 3B, बुलडोजर, बुलेट और उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो है वो मार्केट में छा चुका है। अब इसका असर कितना होगा और आने वाले दिनों में विपक्ष इसकी क्या काट ढूंढ पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और योगी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनका तीर एकदम निशाने पे बैठा है, इसीलिए योगी भी नहीं रुक रहे। अगर पार्टी के दूसरे नेता उनके बयानों को बताते, समझाते और स्थापित करते आ रहे हैं, तो खुद योगी भी बांटने वालों के खिलाफ
प्रचंड तेवर के साथ फुल स्पीड में आगे बढ़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब रामनगरी अयोध्या पहुंचे तो यहां भी उनके निशाने पर बांटने वाले नेता थे। एक बार जरा उनका बयान सुनिए। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। तो लोकसभा चुनाव में कामयाबी को समाजवादी पार्टी पीडीए पॉलिटिक्स के जीत के तौर पर देख रही है और पीडीए के काट के तौर पर योगी का यह बयान है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश जगह जगह घुमाते हैं, पीडीए के जीत के नायक के तौर पर दिखाते हैं और उसी अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद की गैर मौजूदगी को बीजेपी बंटने और अपनी संस्कृति समाज से कटने के तौर पर पेश कर रही है। अब देखना होगा कि किसका नारा असरदार साबित होता है और इसका लिटमस टेस्ट एक तरीके से यूपी के उपचुनाव में ही हो जाए।